1689 तक औरंगजेब ने गोलकुंडा की सल्तनत को हरा के लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन औरंगजेब के जीवन काल के दौरान ही मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया। बादशाह औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल निरंतर युद्ध में बिताए थे, जिसकी वजह से उसका साम्राज्य दिवालियापन की कगार पे पहुंच गया था। यहाँ तक कि औरंगजेब के मरने से पहले ही मराठाओं ने मुगल सेना को पूरी तरह से कोंकण से निकाल दिया था और वो मालवा और दक्कन के मुगल किलों पर हमला कर रहे थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बेटा बहादुर शाह मुगल बादशाह बना। इसके एक साल बाद 1708 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह अपने सबसे छोटे भाई मोहम्मद काम बख्श के विद्रोह को कुचलने के लिए दक्कन गए, इसका फायदा उठाते हुए आमेर, उदयपुर और जोधपुर के राजपूत राजाओं ने मुगलों के खिलाफ एक अलायंस बनाया। राजपूतों ने पहले जोधपुर और बाद में बयाना के मुगल कमांडर को हराकर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। एक रात अचानक हमला करके उन्होंने आमेर पे भी कब्जा कर लिया। यही नहीं, उन्होंने मेवात पे हमला कर उसके मुगल कमांडर और कई अन्य उच्च मुगल अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। जल्द ही मुगल बादशाह ने मारवाड़ और मेवाड़ से समझौता कर मुगल सेना को वहां से हटाने का फैसला किया। इस निर्णय के कारण मुगल बादशाह ने राजपूताना का सीधा कंट्रोल खो दिया। इसके बाद बगावत करने की बारी सिंध की थी। इससे कुछ साल पहले 1701 में बादशाह औरंगजेब ने मियां यार मोहम्मद कलहोरा को ऊपरी सिंध का गवर्नर बनाया था। लेकिन 1710 तक मियां यार मोहम्मद कलहोरा ने पूरे सिंध पे कब्जा कर लिया और मुगलों के हाथ से सिंध निकल गया। अगले कई दशकों तक कलहोरा वंश ने प्रभावी रूप से सिंध पे राज्य किया। बादशाह बहादुर शाह की फरवरी 1712 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका बेटा जहांदार शाह अपने भाई को मारने के बाद नया बादशाह बना। बादशाह जहांदार शाह मौज मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। वो अपना ज्यादातर समय अपने हरम में नाच गाना देखने में बिताता था। बादशाह जहांदार शाह ने अपनी रानी के रूप में उसके दरबार में ही नाचने वाली लाल कुंवर को चुना। उसकी इस हरकत ने मुगल साम्राज्य को झकझोर के रख दिया। उसकी इस हरकत के कारण कर्नाटक के नवाब मोहम्मद सदतुल्ला खान ने उसे अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया और व्यवहारिक रूप से मुगल सल्तनत से स्वतंत्र हो गया। इस प्रकार मुगल बादशाह ने कर्नाटक का नियंत्रण भी खो दिया। सुल्तान बनने के कुछ दिन बाद ही जनवरी 1713 में उसके ही भतीजे फारूक सियार ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और ताकतवर दरबारी सैयद भाइयों के समर्थन से मुगल बादशाह जहांदार शाह को युद्ध में हरा दिया। बादशाह जहांदार शाह दिल्ली से भाग गया, लेकिन वो जल्दी पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद फारूक सियार नया मुगल बादशाह बना। बादशाह फारूक सियार के पास स्वतंत्र रूप से शासन करने की क्षमता नहीं थी और वो आसानी से अपने सलाहकारों के बहकावे में आ जाता था। उसके लिए उसका साम्राज्य सैयद भाई चलाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद मुगल बादशाह फारूक सियार ने साम्राज्य को स्थिर करने की कोशिश की। उसने सैयद भाइयों की मदद से अजमेर में राजपूतों और भरतपुर में जाटों को हराकर उन पर अपना अधिकार फिर से स्थापित किया। मुगल सेना ने बंदा बहादुर को भी मार दिया और पंजाब में चल रहे सिख विद्रोह को भी कुचल दिया। लेकिन इन सारी कामयाबियों के बावजूद वो बिहार और बंगाल को स्वतंत्र होने से नहीं रोक पाया। एक दशक पहले बादशाह औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बिहार और बंगाल का गवर्नर बनाया था। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही बंगाल के वायसरॉय और औरंगजेब के बेटे अजीम उर जहान और मुर्शिद कुली खान के बीच में विवाद हो गया। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान का पक्ष लिया और अपने बेटे अजीम उर शान को बंगाल के बाहर ट्रांसफर कर दिया। अजीम उर शान के ट्रांसफर के बाद मुर्शिद कुली खान गवर्नर और वायसरॉय दोनों बन गया और इस तरह वो बिहार और बंगाल का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया। 1716 में बादशाह फारूक सियार के शासनकाल के दौरान मुर्शिद कुली खान ने अपने ही नाम पे रखे एक नए शहर मुर्शिदाबाद को बंगाल की नई राजधानी बना दिया।
इस समय तक मुगल बादशाह इतना कमजोर हो गया था कि वो मुर्शिद कुली खान को बंगाल के गवर्नरशिप के पद से नहीं हटा सकता था। 1717 में मुगल बादशाह फारूक सियार ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब बना दिया और उसे ये अधिकार भी दे दिया कि उसके मरने के बाद उसका बेटा नया नवाब बने। नवाब मुर्शिद कुली खान के अधिकार क्षेत्र में बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। इस प्रकार मुगल बादशाह ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा का डायरेक्ट कंट्रोल खो दिया। वहीं दिल्ली में सैयद भाइयों के लगातार हस्तक्षेप के कारण मुगल बादशाह फारूक सियार को शासन करने में मुश्किल हो रही थी। उसने अन्य शक्तिशाली दरबारियों की मदद से सैयद भाइयों को मरवाने की योजना बनवाई, लेकिन सैयद भाइयों को इन योजना के बारे में पता चल गया और उन्होंने 1719 में बादशाह फारूक सियार की हत्या कर दी। फारूक सियार की हत्या के बाद सैयद भाइयों ने बहादुर शाह के पोते रफी उद दर्जत को तख्त पे बैठाया, लेकिन 3 महीने के भीतर ही ट्यूबरक्लोसिस के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सैयद भाइयों ने रफी उद दर्जत के भाई रफीद उद दौला को तख्त पे बैठाया, लेकिन 3 महीने के भीतर ही उसकी भी ट्यूबरक्लोसिस के कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद सैयद भाइयों ने बहादुर शाह के एक और पोते मोहम्मद शाह को नया बादशाह बनाया। सैयद भाइयों ने इस 17 साल के नौजवान को कड़ी निगरानी में रखा। जल्द ही बादशाह मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों से छुटकारा पाने के लिए शक्तिशाली दरबारियों के साथ एक षड्यंत्र रचा। उस समय सैयद भाइयों में से एक भाई दिल्ली की सेना का कमांडर था। अक्टूबर 1720 को षड्यंत्रकारियों ने उसकी हत्या कर दी। दूसरा सैयद भाई, जो मुगल सल्तनत का वजीर भी था, उसे विद्रोही दरबारियों ने हसनपुर की लड़ाई में हरा दिया और बाद में मार डाला। इसके बाद बादशाह मोहम्मद शाह एक स्वतंत्र मुगल बादशाह के रूप में तख्त पर बैठे। ताकतवर दरबारी आसिफ जहां ने सैयद भाइयों को हटाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। बादशाह मोहम्मद शाह ने इनाम के रूप में आसिफ जहां को मुगल सल्तनत का वजीर बना दिया। एक वजीर के रूप में आसिफ जहां ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन कम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसके कई सारे दुश्मन बन गए। इसके 3 साल बाद 1723 में आसिफ जहां की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे वजीर के रूप में अवध जाने को कहा। आसिफ जहां ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया और वजीर के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आसिफ जहां ने दरबार को छोड़ दिया और अपने समर्थकों के साथ दक्कन की ओर कूच किया। बादशाह मोहम्मद शाह ने आसिफ जहां को रोकने के लिए हैदराबाद के गवर्नर मुबरेज खान से कहा कि वो आसिफ जहां को पकड़ के कैद कर ले, लेकिन आसिफ जहां ने मुबरेज खान को लड़ाई में आसानी से हरा दिया। इस हार ने बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो आसिफ जहां को दक्कन का गवर्नर बना दे। अगले ही साल 1724 में हैदराबाद में आसिफ जहां ने आसिफ जही डायनेस्टी की शुरुआत की और खुद को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत ने लगभग पूरे दक्कन का कंट्रोल भी खो दिया। इसी दौरान मुगल बादशाह ने सदत अली खान को अवध का गवर्नर बनाया था। कुछ ही सालों में सदत अली खान ने अवध पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ के मुगल गवर्नरों को हराकर पूरे अवध पर कब्जा कर लिया। 1728 तक वो भी मुगल बादशाह के काबू से बाहर हो गया और अवध भी मुगल सल्तनत के कंट्रोल से निकल गया। हालांकि अवध और बंगाल के नवाब और हैदराबाद के निजाम अभी भी अपने आप को मुगल सल्तनत का हिस्सा मानते थे और मुगल बादशाह को नजराना भेजते थे, लेकिन अब इन प्रोविंस का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी इन नवाबों और निजामों के हाथ में थी। 1728 तक मराठाओं ने पालखेड़ की लड़ाई में हैदराबाद के निजाम को हरा दिया और मराठा साम्राज्य दक्कन में सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। मराठाओं के पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में उन्होंने उत्तर की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाने का फैसला किया। सबसे पहले पेशवा बाजीराव ने अपना ध्यान मालवा की ओर लगाया। पेशवा ने अक्टूबर 1728 में अपने छोटे भाई
चीमाजी आपा के नेतृत्व में मालवा में एक बड़ी सेना भेजी। मराठाओं का मुकाबला करने के लिए मुगल बादशाह ने गिरधर बहादुर को मालवा का गवर्नर बनाया। नवंबर 1728 में अमझेरा की लड़ाई में चीमाजी आपा की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह हरा दिया और गिरधर बहादुर को भी मार डाला। इसके बाद मुगल साम्राज्य ने मालवा को खो दिया और उस पे मराठाओं ने कब्जा कर लिया। इससे कुछ साल पहले ही बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल ने मुगलों को बुंदेलखंड से निकाल बाहर किया था और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। दिसंबर 1728 में मोहम्मद बंगश के नेतृत्व में एक मुगल सेना ने बुंदेलखंड पे हमला किया और महाराजा छत्रसाल के किले को चारों ओर से घेर लिया। महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से मदद मांगी। जल्द ही महाराजा छत्रसाल की मदद के लिए पेशवा बाजीराव बुंदेलखंड आ गए। बाजीराव की सेना ने मुगल सेना को घेर लिया और उनकी सप्लाई लाइन काट दी। जिस सेना को मुगल बादशाह ने मोहम्मद बंगश को बचाने के लिए भेजा था, उसे भी बाजीराव ने हरा दिया। इस हार ने मोहम्मद बंगश को समझौता करने पे मजबूर कर दिया, जिसके बाद मुगलों ने मध्य भारत के एक बड़े हिस्से को खो दिया। इसके बाद पेशवा बाजीराव ने बुंदेलखंड के शासक के रूप में छत्रसाल को बहाल किया। इसके बदले महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को बुंदेलखंड में एक बड़ी जागीर दी और अपनी बेटी मस्तानी की शादी भी उससे कर दी। महाराजा छत्रसाल ने जो बुंदेलखंड में मराठाओं को जागीर दी थी, उसने मराठाओं को मध्य और उत्तर भारत में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दे दिया। समय के साथ मराठाओं ने अपनी ताकत को मध्य भारत में इतना बढ़ा लिया कि उनकी सीमाएं ईस्ट में बिहार और नॉर्थ में राजपूताना तक लगने लगी थीं। कुछ ही सालों में मराठाओं की ताकत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दिल्ली पे हमला करने का फैसला किया। पेशवा बाजीराव 50,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ नवंबर 1736 को पुणे से मुगल राजधानी दिल्ली पर हमला करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही बादशाह मोहम्मद शाह को आगे बढ़ती हुई मराठा सेना के बारे में पता चला, उसने दिल्ली के आसपास अपनी सेना इकट्ठी की। मार्च 1737 को दिल्ली की लड़ाई में मराठाओं ने मुगल सेना को हरा दिया, लेकिन बाजीराव ने दिल्ली को ना लूटने का फैसला किया क्योंकि मथुरा में एक बड़ी मुगल सेना इकट्ठी हो रही थी। बाजीराव ने दिल्ली के आसपास के शहरों को लूट लिया, जिसके बाद वो पुणे वापस लौट गए। अगले ही साल 1738 में नादिर शाह ने कांधार को जीत लिया, जिसके बाद उसने अपना ध्यान भारत में कमजोर हो रही मुगल सल्तनत की ओर किया। नादिर शाह ने मुगल दरबार में अपना एक अम्बेसडर भेजा। अफगान अम्बेसडर ने अफगान विद्रोहियों को सौंपने के लिए कहा, लेकिन मुगल बादशाह ने उन्हें देने से इनकार कर दिया। अफगान विद्रोहियों को कुचलने के बहाने से नादिर शाह ने दिल्ली सल्तनत पे हमला कर दिया। 1738 की सर्दियों में नादिर शाह की सेना ने सिंधु नदी को पार किया और पंजाब पे कब्जा कर लिया। जैसे ही इसकी खबर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को मिली, उसने लगभग 3 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी की और नादिर शाह पे हमला करने का फैसला किया। फरवरी 1739 को करनाल की एक विशाल लड़ाई में नादिर शाह ने 3 घंटे से भी कम समय में मुगल सेना को कुचल दिया। इस जीत के बाद नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। इस बीच दिल्ली में ये अफवाह फैली कि नादिर शाह की हत्या कर दी गई है। इस अफवाह की वजह से दिल्ली के लोगों ने ईरानी सैनिकों पे हमला करना शुरू कर दिया और लगभग 900 ईरानी सैनिकों को मार डाला। नाराज नादिर शाह ने अपने सैनिकों को दिल्ली को लूट कर बर्बाद करने का आदेश दिया। एक ही दिन में ईरानी सैनिकों ने लगभग 20 से 30 हजार दिल्ली के लोगों को मौत के घाट उतार दिया और लगभग 10,000 महिला और बच्चों को गुलाम बना लिया। अगले ही दिन बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से दया की भीख मांगी, जिसके बाद मारकाट बंद हो गई। इसके बाद नादिर शाह दिल्ली से ईरान वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपने साथ वो ना केवल मुगलों का पीकॉक थ्रोन ले गया, बल्कि कोहिनूर डायमंड भी ले गया। मई 1739 की शुरुआत में ईरानी सैनिकों ने दिल्ली छोड़ दिया, लेकिन उनके जाने से पहले उन्होंने सिंधु नदी के पूर्व के सभी क्षेत्रों को बादशाह मोहम्मद शाह को वापस लौटा दिया, जिस पर उन्होंने कब्जा किया था। नादिर शाह के इस हमले ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दिखा दिया कि मुगल सल्तनत कितनी कमजोर हो गई थी और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने का ये सही मौका था। नादिर शाह से हारने के बाद मुगल साम्राज्य का टूटना और भी तेज हो गया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की 1748 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा बादशाह अहमद शाह तख्त पर बैठा। 1749 तक अहमद शाह दुर्रानी ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था और वो मुगल सल्तनत के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। इसलिए 1749 में ही मुगल बादशाह अहमद शाह ने अपनी राजधानी को अफगान हमलों से बचाने के लिए पंजाब का प्रोविंस अहमद शाह दुर्रानी को सौंपने का फैसला किया। 1752 तक अहमद शाह दुर्रानी ने पंजाब के साथ साथ कश्मीर पे भी कब्जा कर लिया। मुगल सल्तनत को बेहद कमजोर होता देख मराठाओं ने गुजरात को जीतने का फैसला किया। 1752 में मराठाओं ने अहमदाबाद को घेर लिया। अहमदाबाद के प्रभारी जवान मर्द खान ने एक लंबी घेराबंदी के बाद आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद मराठाओं ने अहमदाबाद के साथ साथ पूरे गुजरात पे कब्जा कर लिया। मई 1753 में भरतपुर के जाट राजा महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पे हमला किया और मुगल सेना को हराकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया। महाराजा सूरजमल के कहने पे बादशाह अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना नया वजीर बना दिया। पुराने वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठाओं से मदद मांगी। मराठाओं के पेशवा नाना साहिब के भाई रघुनाथ राव ने मुगल सेना के खिलाफ सिकंदराबाद में लड़ाई लड़ी और मुगलों को हरा दिया। इसके बाद मराठाओं ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। इमाद उल मुल्क ने बादशाह को पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। अगले साल 1754 में बादशाह अहमद शाह ने अपनी जेल से जाट राजा सूरजमल को एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें उसने सूरजमल की मदद मांगी थी। लेकिन यह संदेश इमाद उल मुल्क के हाथ में पड़ गया और गुस्से में उसने बादशाह को अंधा कर दिया। इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया और सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया, जहां उसने अपनी बाकी की जिंदगी बिताई। इसके बाद वजीर इमाद उल मुल्क ने जहांदार शाह के दूसरे बेटे आलमगीर दुत को गद्दी पे बिठाया। तख्त पे बैठने के समय बादशाह आलमगीर दुत 55 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति थे। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन और युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था, क्योंकि उसने अपना अधिकांश जीवन जेल में बिताया था। आलमगीर दुत एक कमजोर बादशाह था, जिसकी सल्तनत उसका वजीर इमाद उल मुल्क चलाता था। सिरी प्रांत दक्कन में वो आखिरी प्रांत था जिस पर मुगल बादशाह का डायरेक्ट कंट्रोल था। लेकिन 1757 में सिरी को भी मराठाओं ने जीत लिया। 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे हमला किया। उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और मथुरा को लूट लिया। अहमद शाह दुर्रानी ने मुगल सल्तनत के साथ अपने संबंध मजबूत किए और इमाद उल मुल्क को वजीर के पद से हटा दिया। उसने अपने बेटे तैमूर शाह दुर्रानी के नेतृत्व में एक मजबूत सेना को लाहौर में छोड़ दिया और वो काबुल वापस लौट गया। लेकिन इमाद उल मुल्क के कहने पर मराठाओं ने दिल्ली पर फिर से हमला किया और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। इमाद उल मुल्क और मराठाओं से बचने के लिए मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय अपने शाही परिवार के साथ भरतपुर भाग गया। लेकिन जब मराठा सेना पुणे वापस लौट गई तो महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पे दोबारा कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय अपने शाही परिवार के साथ दिल्ली वापस लौट आए। अब इमाद उल मुल्क की दिल्ली से भागने की बारी थी और वो मौका देखते ही दिल्ली से भाग गया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने बादशाह की हत्या कराने का प्लान बनाया। नवंबर 1759 में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से मिलने के लिए एक फकीर आया। आलमगीर द्वितीय जो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, उससे मिलने के लिए अपने महल से बाहर आए। जैसे ही बादशाह फकीर के पास आए, फकीर ने बादशाह की हत्या कर दी। इमाद उल मुल्क ने बादशाह आलमगीर के बेटे शाह आलम द्वितीय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दिल्ली से भाग गया। इसके बाद इमाद उल मुल्क ने शाहजहां तृतीय को नया सुल्तान बनाया, जो औरंगजेब के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद कामबख्श का बेटा था। शाहजहां तृतीय थोड़े ही समय तक बादशाह रहा। 1 साल के अंदर ही
मराठाओं ने उसे गद्दी से उतार दिया और शाह आलम द्वितीय को नया बादशाह बना दिया। हालांकि बादशाह शाह आलम द्वितीय दिल्ली आने से डरते थे, क्योंकि इमादुल मुल्क और उसके साथी कहीं उसकी हत्या ना करवा दें। इसके अलावा उत्तर भारत उस समय अफगानों और मराठाओं के बीच में युद्ध का मैदान बना हुआ था। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की हार हुई, लेकिन अहमद शाह अब्दाली को भी भारी नुकसान पहुंचा। अहमद शाह अब्दाली ने दोबारा भारत पर ना हमला करने का फैसला किया और पेशवा को एक लेटर लिखा, जिसके अनुसार अहमद शाह अब्दाली को युद्ध में पेशवा के बेटे और भाई के मारे जाने का बहुत दुख था। इसके साथ साथ उसने दिल्ली वापस मराठाओं को देने की पेशकश भी की और सतलुज नदी को अफगान और मराठा एम्पायर के बीच का बॉर्डर माना। अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को मुगल सल्तनत का बादशाह भी माना, जिसे मराठाओं ने तख्त पे बैठाया था। उस समय शाह आलम द्वितीय दिल्ली से दूर बिहार और बंगाल को दोबारा मुगल सल्तनत में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और बंगाल पे कब्जा कर लिया था। बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक अलायंस बनाया। इसके बाद उन्होंने बंगाल पे हमला किया, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सेना को हरा दिया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अब कंपनी का डायरेक्ट कब्जा हो गया। इस हार के बाद भी मुगल बादशाह दिल्ली वापस नहीं आए और अगले 6 साल तक इलाहाबाद में रहे। इस समय तक मराठाओं ने नॉर्थ इंडिया में अपनी स्थिति दोबारा मजबूत कर ली थी। 1771 में मराठा सरदार महादजी शिंदे ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसके बाद शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली के तख्त पर बैठे। इसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने मराठा सरदार महादजी शिंदे की प्रोटेक्शन में अपना राजपाट चलाया। शाह आलम के शासनकाल के दौरान मुगल बादशाह की शक्ति इतनी कम हो गई थी कि फारसी भाषा की कहावत उसे बयां करती है, सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, जिसका अर्थ है शाह आलम की सल्तनत दिल्ली से पालम तक सीमित थी। उस समय पालम दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर एक गांव था। 1783 में सिख सेनापति जस्सा सिंह आलूवालिया ने दिल्ली पे हमला किया और उस पे कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने दिल्ली को छोड़ दिया और सिख सेना पीछे हट गई। जब जुलाई 1788 में महादजी सिंधिया सेंट्रल इंडिया में लड़ाई लड़ रहे थे, तब दिल्ली को असुरक्षित देखकर रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने दिल्ली पे हमला कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली पे कब्जा करते ही गुलाम कादिर रोहिल्ला ने बादशाह शाह आलम को अंधा कर दिया। सितंबर 1787 में महादजी शिंदे दिल्ली वापस आ गए और मराठाओं ने गुलाम कादिर के कब्जे से दिल्ली को मुक्त कराने के लिए दिल्ली पे हमला किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने भी दिल्ली पे कब्जा कर लिया और गुलाम कादिर अपने बचे हुए सैनिकों के साथ भाग गया। महादजी शिंदे ने शाह आलम को दोबारा बादशाह बना दिया और गुलाम कादिर को पकड़ के उसे मार डाला। बादशाह शाह आलम ने महादजी शिंदे को वकील व मुत्कल और अमीर व उमरा का खिताब से सम्मानित किया। मुगल बादशाह की प्रोटेक्शन के लिए अब एक बड़ी मराठा सेना परमानेंटली दिल्ली में रहने लगी, जिसके बाद दिल्ली पर हमला होना बंद हो गया। 1803 में हुए एंग्लो मराठा वॉर के बाद पूरा नॉर्थ इंडिया मराठाओं के हाथ से निकल गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भी शाह आलम को मुगल बादशाह माना और उसकी सुरक्षा के लिए दिल्ली में एक बड़ी सेना रखी। नवंबर 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसका दूसरा बेटा अकबर शाह द्वितीय भारत का 19वां मुगल बादशाह बना। उसने 1806 से 1837 तक शासन किया। उसके शासनकाल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत में अपने आप को मजबूती से स्थापित कर लिया। उसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को हिंदुस्तान का शासक मानना बंद कर दिया और उसके नाम के सिक्के जारी करना भी बंद कर दिए। बादशाह अकबर शाह द्वितीय की सल्तनत
केवल लाल किले तक ही सीमित थी। बादशाह अकबर शाह अपने बेटे मिर्जा जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन एक दिन मिर्जा जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसे दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया। सितंबर 1837 को बादशाह अकबर शाह की मृत्यु हो गई और उसका दूसरा बेटा बहादुर शाह जफर भारत का 20वां और अंतिम मुगल बादशाह बना। बादशाह बहादुर शाह जफर भी नाम मात्र के ही बादशाह थे और उनका साम्राज्य भी लाल किले तक सीमित था। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने सिंबॉलिक रूप से विद्रोहियों को लीड किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विद्रोह को कुचल दिया। विद्रोह को लीड करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के बेटे और पोतों को मार डाला। उन्होंने बहादुर शाह जफर को पकड़ के जेल में डाल दिया और उन पर मुकदमा भी चलाया। मुकदमे में उन पे विद्रोहियों का साथ देने का आरोप लगाया गया। जज ने उन्हें सभी आरोपों का दोषी ठहराया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने मुगल बादशाहत खत्म कर दी। उन्होंने बहादुर शाह जफर को सजा के रूप में दूर रंगून एग्जाइल में भेज दिया। कुछ ही साल बाद नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इस प्रकार मुगल वंश का अंत हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।